सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्यखंड के अंतर्गत अध्याय 3 सेनापति। सेनापति में ऋतु वर्णन कविता में कुछ पद दिए गए हैं, उसी में आज हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के संबंध में जो पद दिए गए हैं। इससे पहले हमने वसंत ऋतु के संबंध में पढ़ लिया था कि कवि ने वसंत ऋतु के संबंध में क्या वर्णन किया है, कैसा वर्णन किया है। जो वसंत है उसे एक सेनापति के रूप में बताया जो कि सज धज कर अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के चला आ रहा है, और जो कोयल मोर भौरे हैं ये सभी बंदीजन के रूप में उनकी स्तुति करने वाले बंदीजन हैं, उनका स्वागत गान कर रहे हैं। और चारों तरफ फूल ही फूल महक रहे हैं, फूलों की वो जो खुशबू है वातावरण को महका रही है, जिसमें जो पीले फूल हैं सरसों के, वे पीले फूलों की वो जो भीनी भीनी सुगंध है वो सोने में सुहागा का काम कर रही है, सोने में सुगंध का काम कर रही है। चारों तरफ शोभा का समाज है। सेनापति ऐसा लगता है मानो सेनापति के आगमन में ये जो समाज है ये सुशोभित हो रहा है, सज धज गया है, और इस प्रकार से ऋतुराज वसंत का आगमन हो गया है। ये हमने पढ़ लिया था और आज हम इससे आगे पढ़ रहे हैं। ऋतु वर्णन के अंतर्गत कवि ने एक ही पद में श्लेष अलंकार के चमत्कार को यहाँ पर दिखाया है कि उसने ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु के समान और वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु के समान कर दिया है। तो एक ही पद में दो ऋतुओं का वर्णन कवि ने जो किया है, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने श्लेष अलंकार का यहाँ पर ऐसा अनोखा चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। तो चलिए इनके चमत्कार को भी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 10 दूसरा पद पढ़ रहे हैं हम कविता का। देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं, कवि कह रहे हैं, देखिए अभी मैं आपको वर्षा ऋतु के संदर्भ में ये पद समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में भी इसी पद को समझाऊंगी। आप ध्यान से इसको समझिएगा। जो कठिन शब्द बीच में आते जाएंगे तो मैं उनके अर्थ भी आपको साथ ही में बताती जाऊंगी। जैसे इसमें देखिए शब्दार्थ पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें दिया है, देखें क्षिति अंबर। क्षिति का मतलब क्या होता है? क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी या धरती। अंबर का मतलब होता है नभ या आसमान, ठीक है। फिर देखिए जले का अर्थ होता है जलना, और वैसे जले का अर्थ है पानी। यहाँ पर हम क्योंकि वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जले का अर्थ है जल ही जल, ठीक है, मतलब पानी, सामान्य पानी से अर्थ लिया गया है यहाँ पर। और इसी प्रकार से चारी ओर छोर मतलब चारों ओर, छोर मतलब किनारा, अंतिम किनारे तक ही, धरती और अंबर के अंतिम किनारे तक ही, मतलब चारों तरफ वर्षा ऋतु के समय चारों तरफ धरती से आसमान तक चारों तरफ जल ही जल है, पानी ही पानी है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी हो जाता है ना, जल। और तिन तरबर सभी को रूप हर्यो है। तिन मतलब तृण, ये कुछ शब्दार्थ तो आपके दिए हुए भी हैं, ठीक है। तिन तद्भव रूप है और तृण इसका तत्सम रूप है, तृण, ठीक है। तिन का अर्थ होता है तृण, तृण मतलब तिनका, दोनों लिख रही हूँ मैं। तिन का मतलब, तिन का अर्थ होता है तिनका। तरबर भी यहाँ पर तत्सम शब्द है, जिसको हम कहते हैं ना तरुवर। पेड़ या वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है ना तरुवर,
तो यहाँ पर तरबर मतलब क्या होता है? पेड़ या वृक्ष। तरुवर पढ़ते ना, तरुवर फल नहीं खाते, सरोवर पियत न नीर, तो ये वही तरुवर है। तरुवर मतलब पेड़ या वृक्ष। सबही को रूप हर्यो है। हर्यो, हर्यो का अर्थ क्या होता है? हर्यो का अर्थ होता है यहाँ पर हरा। ये अर्थ मैं आपको वर्षा ऋतु के संदर्भ में बता रही हूँ। जब हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे तो यही सारे जो अर्थ हैं ये सब बदल जाएंगे, ठीक है? तो उस समय मैं आपको वो अर्थ बताऊंगी। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाझर मतलब बहुत तेज झड़ी लग गई है वर्षा की, ठीक है? झड़ी लगना। और भादव, भाद्रपद महीना है ना, हिंदी का महीना भाद्रपद, जिसमें बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है? सावन के बाद में जो आता है ना भाद्रपद, जिसमें बहुत तेज झड़ी लगती है, वर्षा होती है, वो होता है भाद्रपद का महीना। तो यहाँ इसी का अर्थ है ये। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद, जलद का अर्थ क्या होता है? जलद का अर्थ है बादल। बादल का पर्यायवाची है जलद, तो जलद का अर्थ हो गया बादल। और इसी तरीके से दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। तरनी, तरनी का अर्थ यहाँ पर है नाव, ठीक है? तरनी मतलब नाव। और सीरी घन छाह चाहे बोई चित धर्यो है। ठंडी घनी छाँव में, ठीक है? फिर मैं आगे आपको और अर्थ बताती जाऊंगी। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। ये आपको अर्थ मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी इसको समझने में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यस, तो देखिए, देखें क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तिन तरबर सबही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। कवि यहाँ पर, कवि सेनापति यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धरती से अंबर तक, क्षिति अंबर मतलब धरती से अंबर तक, चारों तरफ, चारों ओर जले अर्थात जल ही जल हो गया है। वर्षा ऋतु में धरती से अंबर तक चारों तरफ जल ही जल, पानी ही पानी हो गया है। और इसी के कारण तिन तरबर सबही को रूप हर्यो है। तिन अर्थात जो तृण है, तिन के घास फूस जो कि गर्मी की ऋतु में सूख गए थे, है ना, पीले पड़ गए थे, ऐसे घास फूस और तरवर अर्थात वृक्ष आदि सभी का रूप हर्यो मतलब हरा हो गया है। सभी का रूप कैसा हो गया? हरा हो गया। अर्थात पेड़ पौधे घास आदि सभी वर्षा का जल, वर्षा के जल के कारण से हरे भरे हो गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। और अब महाझर, भाद्रपद के महीने में महाझर लग गई है। जब बहुत तेज वर्षा होने लगती है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि अब तो झड़ी लग गई है। और महाझड़ मतलब बहुत तेज झड़ी। तो कवि कहते हैं कि भाद्रपद के महीने में बहुत तेज झड़ी लग गई है। और ज्योति, ज्योति मतलब क्या होता है? चमक, ठीक है? ज्योति मतलब जो बिजली जब आसमान में चमकती है तो कैसी चमक उत्पन्न होती है। तो भाद्रपद के महीने में महाझड़ी लग गई है और बिजलियाँ चमकने लगी हैं। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। और ये जो जल की बूंदें हैं, ये जब हमारे तन पर पड़ती है तो ठंडी ठंडी हवा चलने से, पवन, पवन मतलब हवा, ठीक है, कि पानी की बूंदें जब हमारे तन पर अर्थात शरीर पर लगती है तो वे कैसी हैं? उस ठंडी हवा के कारण, हवा के कारण से ये पानी की बूंदें ठंडी होकर के जब शरीर पर लग रही हैं तो ऐसे लगता है मानो कोई इन ठंडी बूंदों का तन पर सेक कर रहा है। जैसे हम बर्फ़ का सेक करते हैं ना शरीर पर, तो उसी प्रकार से जब वर्षा में
शरीर पर ठंडी ठंडी बूंदें लगती है, तो कवि यहाँ पर कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसे लग रहा है मानो ये जो पवन है ये तन पर ठंडी बूंदों का सेक कर रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और ऐसे समय में दारुण तरनी तरे, ये जो इतना भयंकर सूर्य चमक रहा था, ठीक है, तो ऐसे समय में अब जब वर्षा ऋतु आ गई है तो क्या हुआ है कि दारुण तरनी तरे, तरनी अर्थात नाव, कि अब तो लोग जो है नावों में बैठ करके नदियों में तैरने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। नदियों को पार करने का सुख किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है, इसलिए इसलिए नावों में बैठकर ही लोग नदी के पार जाकर सुख प्राप्त कर रहे हैं। सीरी घन छाह चाही बोई चित्त धर्यो है, और कवि कहते हैं कि अब तो मतलब क्या मन कर रहा है ऐसे मौसम में कि सीरी घन छाँव, घन मतलब क्या होता है बादल, ठीक है, घन का अर्थ है बादल, घन मतलब बादल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब तो बादलों की लोग जो है अब तो बादलों की घनी छाँव में रहने का ही लोगों का मन कर रहा है, मतलब लोगों की इच्छा हो रही है कि वे इन बादलों की घनी छाँव में रहें और इनकी शीतलता प्राप्त करें। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। कवि कहते हैं, कवि स्वयं कह रहे हैं, कवि सेनापति ने ही ये पद लिखे हैं, और मैंने आपको परिचय बताया था इनका, तब मैंने ये भी बताया था कि वे आत्मविश्वासी थे और उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया है। तो यहाँ पर कवि स्वयं की ही प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, कि तुम स्वयं ही सेनापति के कविताओं की चतुराई देख लो, कि जिसने क्या किया है, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, विषम ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा के समान कर दिया है। ठीक है, ये अंत की दो पंक्तियों में कवि सेनापति ने अपनी ही प्रशंसा आप की है, और उन्होंने क्या कहा है कि सभी सेनापति की कविताओं की चतुराई देख ले कि उसने ग्रीष्म जैसी विषम ऋतु को भी वर्षा के समान कर दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कवि ने इसमें क्या बताया है कि वर्षा के समय चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, और पेड़ पौधे, तिनके, घास इत्यादि सभी का रूप हरा भरा हो गया है। भाद्रपद के महीने में बिजलियां चमक रही है और महाझर लग गई है, और जल की ये जो बूंदें हैं, ऐसा लग रहा है मानो पवन का स्पर्श पाकर के इतनी शीतल हो गई है कि ऐसा लग रहा है मानो तन पर सेक कर रही हैं, शरीर पर सेक कर रही हैं। और अब तो लोग नावों के सहारे ही नदियों को पार करके सुख पा रहे हैं। तो लोग बादलों की घनी छाया में ही रहने का लोगों का मन कर रहा है। इस प्रकार सेनापति कहते हैं कि सभी सेनापति की अर्थात मेरी ये चतुराई देख लें, कविताओं की चतुराई देख लें कि मैंने भीषण ग्रीष्म ऋतु को भी वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। तो बच्चों, ये है वर्षा ऋतु का वर्णन। अब इसी पद को हम दोबारा पढ़ेंगे, किसके संदर्भ में? ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो वर्षा ऋतु के संदर्भ में था, अब इसी पद को हम ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में मैं वर्णन कर रही हूँ। कवि ने यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग करके इसका वर्णन किया है। श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जहाँ पर शब्द एक ही, किसी भी काव्य पंक्ति में शब्द एक ही होता है, लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए शब्द तो सारे यही हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार ही इनके मतलब वर्षा ऋतु के संदर्भ में इनका अलग अर्थ निकल रहा है, और ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में इनका अर्थ अलग निकल रहा है। तो चलिए अब हम ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में पढ़ लेते हैं।
देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्षिति अंबर कि सभी देख लो कि धरती से लेकर के आसमान तक जले है चारी ओर। यहाँ मैंने जले का अर्थ क्या लिखा था वर्षा ऋतु के संदर्भ में? जल ही जल, है ना। तिन का लिखा था तृण या तिनका, तरबर पेड़ तरुवर, हर्यो हरा। तो यहाँ जल ही जल की जगह पे क्या आ जाएगा? जले का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? जलना, ठीक है, जलना, ताप, ठीक है, तपाना। तो देखिए, और हर्यो का अर्थ यहाँ पर हरा लिखा हुआ है ना, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में हर्यो का अर्थ क्या हो जाएगा? हर्यो का अर्थ हो जाएगा हरना या छीन लेना, हरण कर लेना, छीन लेना या फिर हरण कर लेना, ठीक है। देखे क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। कवि कह रहे हैं कि धरती से अंबर तक, मतलब ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन करते हुए, भीषणता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि धरती से लेकर के अंबर तक चारों ओर जल ही, चारों तरफ धरती से लेकर अंबर तक सब कुछ जल रहा है। मतलब भीषण गर्मी के प्रभाव से धरती से अंबर तक चारों तरफ सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। प्रकृति का वर्णन ग्रीष्म ऋतु में करते हुए कवि कह रहे हैं कि तिन मतलब तिन के घास और तरवर अर्थात वृक्ष, घास फूस वृक्षों का, ऐसे लग रहा है इस भीषण गर्मी ने मानो घास फूस और वृक्षों का रूप ही हर लिया है, अर्थात इनके हरे भरे रूप को ही छीन लिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। अब यहाँ पर देखिए, जो भादव शब्द आया है, मैंने आपको बताया था भादव का अर्थ भाद्रपद का महीना, है ना। लेकिन यहाँ पर भादव शब्द का अर्थ क्या है? भादव शब्द का अर्थ है जंगल की आग, ठीक है। भादव का अर्थ है जंगल की आग, ठीक है। और भादव की ज्योति, ज्योति मतलब लपटें, उसमें ज्योति का मतलब क्या था? बिजली का चमकना, ठीक है। और यहाँ पर ज्योति का मतलब क्या है? लपटें, ज्वालाएं। ज्योति मतलब लपटें, ठीक है, या ज्वालाएं। और यहाँ पर देखिए जलद लिखा हुआ है ना। वर्षा ऋतु के संदर्भ में जलद का अर्थ बादल था, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में जलद का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया है? ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में जलद का अर्थ है जलाना, ठीक है। जला देने वाला, ठीक है। अब आप समझिए। और महाझर, महाझर का अर्थ है ताप। महाझर, उसमें तो बहुत तीव्र झड़ी लगना था ना, यहाँ पर है ताप। तो कवि कह रहे हैं कि भीषण ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से धरती से अंबर तक सब कुछ जल रहा है, और इस ग्रीष्म ऋतु ने, भीषण गर्मी ने पेड़ पौधों का रूप ही हर लिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, कि इस गर्मी के महीने में ये जो भीषण गर्मी है, इसके ताप के कारण से, इसका ताप लगने से ऐसे लग रहा है मानो जंगल, मतलब जंगल की आग की तरह ही ये जो भीषण गर्मी है, इसका ताप लोगों को
लग रहा है। ठीक है, जंगल में जब आग लगती है तो कितनी तेज, कितनी ऊंची ज्वालाएं उठती है, उनकी जो लपट है, उन लपटों का जो ताप है, उस ताप से सब कुछ जलने लगता है। उसी प्रकार से कवि भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जंगल की आग की तरह ही इस भीषण गर्मी की तपन महसूस हो रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। और जब गर्मी के ऋतु में जब हवा चलती है तो उस समय ऐसे लगता है मानो ये क्या कर रही है, मानो ये तन को जलाकर सेक रही है। ठीक है, महाझर मतलब ताप और ज्योति मतलब लपटें, भादव जंगल की आग, मैंने आपको बताया अभी। और जलद पवन, जलद मतलब जलाना, पवन जो है मतलब जो पवन वर्षा के ऋतु में हमें इतनी ठंडी लग रही थी, और जब वो हवा जो है शरीर को स्पर्श कर रही थी तो वो हमें ऐसे लग रहा था मानो वो हमें सुख पहुंचा रही है। लेकिन वही पवन जब गर्मी के मौसम में, गर्मी की ऋतु में जब वही पवन चलती है तो वह लू है। ठीक है, गर्मी में जो जलने वाली हवाएं हैं वो कौन सी है, लू कहलाती है। तो कवि यहाँ पर यही वर्णन कर रहा है कि इस भीषण गर्मी में जो लू चलती है उससे ऐसे लग रहा है मानो वह तन को सेक रही है, अर्थात तन को जला रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। अब देखिए यहाँ पर तरनी शब्द जो है, तरनी शब्द का अर्थ मैंने यहाँ पर नाव लिखा था वर्षा ऋतु में, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में तरनी शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर सूर्य। तरनी का अर्थ नाव भी होता है, तरनी का अर्थ सूर्य भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तरनी का अर्थ क्या है, सूर्य। कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, कि अब तो इस गर्मी के ऋतु में जितनी भयंकरता से ये सूर्य तपा रहा है, तो सूर्य की इस भीषण तपन से बचने के लिए लोग केवल नदियों में ही सुख पा रहे हैं। मतलब इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग नदियों का सहारा ले रहे हैं, नदियों में जाकर के शीतल जल में ही सुख पा रहे हैं। सीरी घन छाह चाही बोई चित्त धर्यो है। भीषण गर्मी ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि अब तो लोग जो है केवल घने बादलों की छाया में ही अपना सिर छिपाना चाहते हैं, और सबका मन कर रहा है कि वे शीतल बादलों की छाया में बैठ जाएं। देखो चतुराई सेनापति कवि ताई कीजू। वही बात फिर से यहाँ आ गई है कि कवि सेनापति कह रहे हैं, आत्म प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देख लो ये सेनापति की ही चतुराई है कि इन्होंने अपनी कविता में वर्षा ऋतु को भीषण गर्मी के समान और भीषण गर्मी को वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गई होगी। ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में एक बार फिर से इसका भाव समझ लीजिए कि कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ भीषण गर्मी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और इस भीषण गर्मी के कारण से धरती से अंबर तक सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। वृक्ष घास फूस इत्यादि सबका रूप इस ग्रीष्म ऋतु ने हर लिया है, और ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में आग लग गई है और उसकी तपन से लोग तप रहे हैं। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन सबके तन को जलाकर सेक रही है, और ऐसी भीषण गर्मी में सूर्य के ऐसे ताप से बचने के लिए नदियों में ही लोग नदियों के शीतल जल का सहारा ले रहे हैं, और लोगों का मन घने बादलों की छाँव में रहने के लिए ही कर रहा है। तो ये सेनापति की चतुराई देख लो कि उसने अपनी कविताओं में भीषण ग्रीष्म ऋतु को वर्षा सम कर दिया है, अर्थात वर्षा के समान बना दिया है, और वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु के समान कर दिया है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप जब स्वयं पढ़ेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। शब्दार्थ आप इनके ध्यान में रखिएगा। तो आज के कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। आपका दिन शुभ हो। हाँ, एक बात और है, जो कुछ भी मैं आपको पद्य खंड के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ या गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ, तो कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता है कि सबसे पहले आपको कवि परिचय और शब्दार्थ करने ही करने हैं, तो वो कार्य आपको इसमें भी करना है।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।